जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई एयरफोर्स एक्स और वाई का फॉर्म फिलअप हो रहा है। 28 जुलाई तक उसकी लास्ट डेट है। हो सकता है डेट अभी 2-4 दिन एक्सटेंड भी हो सकता है, इट माइट बी। 28 जुलाई तक आप डेट फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास बचेंगे हार्डली 80 डेज़, 80 दिन। अभी से अगर मैं काउंट करूं तो लगभग अगर अप्रॉक्स के लिए कि 90 डेज़ के करीब हैं आपके पास। उसमें सब संडे वनडे जोड़कर यू हैव ओनली 90 डेज़, क्योंकि 18 अक्टूबर से आपका एयरफोर्स एक्स और वाई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो देखो, बिना स्ट्रेटजी के भाई कुछ होता नहीं है। ज़िंदगी में कभी भी अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि अगर बहुत बड़े बड़े जो युद्ध लड़े गए, हिस्ट्री में बताया जाता है, उसमें जिसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हुआ करती थी वो हमेशा आसानी से युद्ध को जीत लेता था। तो आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है वो एक प्रकार से युद्ध ही है। तो उसके लिए आपकी अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो कि 90 डेज़ में हम सब का सब पढ़ लें, कुछ भी ना छूटे, जितना पढ़ें वहीं से आए और ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े। स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने स्ट्रेटजी क्या बनाया है। मेरी जो एमकेसी के बच्चे हमारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन के या ऑनलाइन के, उनके लिए मैंने 90 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी तैयार की है वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा कि 90 डेज स्ट्रेटजी फॉर एयरफोर्स एक्स एंड वाई एग्ज़ाम। एक्स और वाई दोनों एग्ज़ाम 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। अब देखिए, जैसा कि मेरे पास 2 प्लेटफार्म पर मुझसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, एक ऑफलाइन प्लेटफार्म पर, एक ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। अब मैंने इस बार जो स्ट्रेटजी बनाई है, कोई भी चीज़ ये नहीं करना है कि पहले पूरा ग्रामर पढ़ा दो या पहले जो है वो कैब पढ़ा दो उसके बाद में ना। इस बार मैंने देखो तैयारी की है, इस बार चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों में मुझे ग्रामर के कंसेप्ट बताने हैं। जैसे एक टॉपिक का कंसेप्ट ओवर होगा, तुरंत उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करानी है। और इन दोनों के साथ साथ में ये हमारा डेली चलता रहेगा वो कैब डेली पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या ना कि ये टाइम टेकन होता है, भूलता बहुत है। डेली पढ़ो, दिमाग से एकदम निकलने ही ना पाए। और ये एक टॉपिक उठाऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा ज़बरदस्त, उसके बाद में तुरंत उसका प्रैक्टिस। कोई हर रूल का एप्लीकेशन क्या है, हर रूल कैसे अप्लाई होगा, कंसेप्ट, उसके बाद में प्रैक्टिस। और ये वोकैब डेली, यही आपके ऑफलाइन में और यही आपके ऑनलाइन में, ये डेली बेसिस पर होगा। वोकैब ग्रामर ये पैरेलली डेली आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है। हम लोग क्या करते हैं कि PQRS को और कॉम्प्रहेंसन को मैं बच्चों को बताता हूँ कि भाई मैं 4, 6, 10 पढ़ा दूँ, आप पढ़ो। बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगा नहीं, बच्चों को ये भी पढ़ाना पड़ेगा। चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। अब ये भी आपका ये कॉम्प्रहेंसन और PQRS ये एटलीस्ट 2 डेज़ इन अ वीक, क्योंकि अब मैंने संडे भी इंक्लूड कर दिया है, मोस्ट ऑफ द संडेज़। अब ज़्यादातर संडे भी मैं बच्चों की क्लास लूँगा। ऑनलाइन में तो पॉसिबल बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे जो है बोलते हैं सर छुट्टी कर दीजिए। लेकिन मैं ऑफलाइन में तो हमेशा आप कोशिश करूँगा कि बिल्कुल 90 डेज़ हैं, काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। अब ना छुट्टी लेंगे ना छुट्टी देंगे आपको। अब देखिए, इसलिए मैंने कहा कॉम्प्रिहेंशन PQRS ये सप्ताह में अगर एक भी दिन हो जाता है, मैक्सिमम 2 डेज़ या एटलीस्ट 1 डे, तो मैं आपका कवर कर दूंगा। एक दिन अगर पढ़ाऊंगा तो एक दिन में कम से कम कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा आपका 3 से 4, 3 to 4 कॉम्प्रिहेंशंस एटलीस्ट। अब देखो, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं आपको ग्रामर का कंसेप्ट बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा जो बहुत वेटेज वाले टॉपिक्स है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, डेड श्योर। वोकैब में कौन कौन सी वोकैब्स पूछी जाती हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 1 by 1। अगर मैं बात करूँ वोकैब की, तो वोकैब में बेटा देखो 5 आपके सेगमेंट हैं, 5 सेक्शंस हैं। आपके यहाँ आपके यहाँ सिनोनिम पूछा जाता है, आपके यहाँ एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज और स्पेलिंग
एरर्स। ये 5 सेगमेंट्स हैं वोकैब के। वोकैब में आते हैं 5 पार्ट्स। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि इन 5 में से पाँचों हर बार नहीं पूछा जाता है। कभी पता लगा कि ईडियम को छोड़ दिया, बाकी 4 को पूछ लिया। कभी वन वर्ड को छोड़ दिया, बाकी 4 को पूछ लिया। कभी 2 को छोड़ दिया, स्पेलिंग एरर को हटा दिया, वन वर्ड को हटा दिया, केवल साइनो एंटो ईडियम पूछा। लेकिन ये तो प्री डिसाइडेड है नहीं भाई, पूछेगा क्या आखिर में, क्योंकि हमेशा ये नहीं है भाई कि हाँ केवल यही नहीं पूछेगा और यही पूछता है। तो हमको पढ़ना पाँचों है। तो मैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्लास में मैं विदिन 90 डेज़ इनको इतना बढ़िया से कवर कर दूंगा कि ईश्वर ने चाहा तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अगर इतना आपने पढ़ लिया हमारे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफ। लेकिन मैं एक बात जो बार बार बोलता हूँ भैया, देखो ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं फॉर द लास्ट 17 ईयर्स 17 साल से पढ़ा रहा हूँ। अभी कुछ वर्षों से मैं ऑनलाइन में जुड़ा हूँ, कई साल हो गया ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते भी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में देख रहा हूँ डिफरेंस कि ऑफलाइन पढ़ाने पर बच्चे में जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो कॉन्फिडेंस बच्चा वहाँ ऑनलाइन पढ़ के उसके अंदर नहीं हो पा रहा है। अब ये हम लोग तो पूरा ताकत लगाते हैं कि भाई देखो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ज़्यादा अंतर ना किया जाए, सारे कंटेंट्स में डिलीवर कर देता हूँ ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि जो बच्चा ऑफलाइन मेरे से पढ़ा है और जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ा है, एक ही साथ दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ईश्वर जाने क्यों। तो चलिए, तो हो गए आपके वोकैब्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से हमेशा आपके एयरफोर्स एक्स या वाई में क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए भाई, आपसे मैं शेयर करता हूँ। टाइम एंड टेंस हमेशा 1-2 क्वेश्चन आना है, इसी का पार्ट है। कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ से क्वेश्चन आना है। एक्टिव पैसिव नरेशन, यहाँ से तो मान के चलिए कि क्वेश्चन बिल्कुल मिस हो ही नहीं सकता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, टाइम एंड टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, ये समझ लीजिए कि एकदम बहुत बड़े वेटेज वाले आपके टॉपिक्स हैं। मैं तो कहूँगा ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे एयरफोर्स XY हो, चाहे नेवी SSR हो, चाहे ICG का आपका एग्ज़ाम हो। इसके बाद में देखिएगा, नरेशन के बाद में आपका आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसी से कम नहीं है। प्रेपोजिशन भैया 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कभी कभी 3-3 क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आना ही आना है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में आपका आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स। ये आर्टिकल भी एक प्रकार से डिटर्मिनर ही है आर्टिकल को हम डिटर्मिनर ही बोलते हैं, लेकिन आर्टिकल मैं अलग से पढ़ाता हूँ और डिटर्मिनर अलग से पढ़ाऊँगा। एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं आपके डिटर्मिनर्स, लेकिन एडजेक्टिव की कुछ अलग खासियत है, डिटर्मिनर कुछ अलग खासियत है। आर्टिकल अलग पढ़ाऊँगा, डिटर्मिनर अलग पढ़ाऊँगा, एडजेक्टिव अलग पढ़ाऊँगा। सबसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे क्वेश्चन आते हैं, सब में डिफरेंस बताऊँगा आपको। फिर आ जाता है भैया रूल ऑफ इन्वर्जन, जो कि एडवर्ब का एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको बताता हूँ। बच्चे हमेशा आके बोलते हैं सर इसमें से आपने जो बताया था रूल, इस बार 1 रूल आया, इस बार 2 रूल आया, इस टॉपिक से। वर्ड फॉर्मेशन भैया देखो, वर्ड फॉर्मेशन आपके एयरफोर्स का एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। वर्ड फॉर्मेशन मतलब कि कोई वर्ड दे देगा, बोलेगा भाई इसका नाउन क्या है, या इसका एडवर्ब क्या है, इसका एडजेक्टिव क्या है, इसका वर्ब क्या है। तो वर्ड फॉर्मेशन में आपको बताऊंगा भाई, बताता हूँ हमेशा। बच्चे लगभग जो रेगुलर मेरी क्लास को अटेंड करते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो हमेशा सही करके आते हैं। लास्ट आपका सेगमेंट बचता है जब आप मेरे से ग्रामर पूरा पढ़ लेते हो, मेरे से आप पूरा पढ़ लेते हो वोकैब। जब आपकी ग्रामर वोकैब की तैयारी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, तब इसको आप खुद ही करते हो। बाकी तो मैं क्लास में मैंने बताया कि 1 सप्ताह में 1 दिन मैंने फिक्स कर दिया है, और समय मिलेगा 2 भी दिन हो जाएगा, क्योंकि संडे भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। संडे को लंबा क्लास खींचता हूँ। तो अब जब मैंने ग्रामर पढ़ा दिया, मैंने आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग कर दिया, तब फिर आप जो है कॉम्प्रहेंसन, मैं आपसे बोलता हूँ बेटा आप कॉम्प्रहेंसन करो, आप PQRS करो, खुद करो, मेरे साथ करो, फिर धीरे धीरे आपका ये भी मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो 90 डेज़ की मेरी यही स्ट्रेटजी है कि भाई ग्रामर के इतने टॉपिक्स में पढ़ाऊँगा आपको। ग्रामर के टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए,
ये सारे ग्रामर के हमारे टॉपिक्स हैं, ग्रामर के सारे टॉपिक्स। और वोकैब में मैंने आपको बताया कि 5 पॉइंट्स होते हैं। एग्ज़ाम में कोई 1-2 पॉइंट कभी कभी मिस कर देता है, लेकिन पढ़ना आपको 5 है। मैं सब आपको 90 डेज़ के अंदर अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज में कवर अप करा दूंगा। और बाकी मैंने आपको स्ट्रेटजी बता ही दिया कि मैंने मेरी रणनीति क्या है। स्ट्रेटजी वाला होता है रणनीति कि मैं ऑफलाइन में ऑनलाइन में दोनों में डेली अपना कंसेप्ट बताऊंगा, डेली वोकैब। जैसे कंसेप्ट हमारा एक टॉपिक का ओवर हुआ, तुरंत उस टॉपिक का प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। कंसेप्ट के साथ में भी वोकैब चलेगा, प्रैक्टिस के साथ में भी वोकैब चलेगा। ये वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वही सेम चीज़ आपका ऑनलाइन में। हाँ, अब कुछ बच्चों की डिमांड होती है कि सर आप यूट्यूब पर भी आएँ। तो भाई देखो, जब मेजर कलसी क्लासेज में क्लासेज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो अब मैं यहाँ के जो बच्चे विश्वास करके हमारे ऑफलाइन में आए हैं मेरे पास मेरे से पढ़ने, तो अगर उनके विश्वास को तोड़ता हूँ तो गड़बड़ा जाएगा। तो पूरी ताकत उन पर लगाता हूँ पहले, और अगर समय मिलता है कि भाई हाँ अभी एनर्जी ताकत बची है, तो मैं फिर यूट्यूब पर भी जाता हूँ। फिर यूट्यूब पर भी हाँ, लेकिन इस बार यूट्यूब पर कंसेप्ट नहीं बताऊँगा, इस बार यूट्यूब पर केवल कराऊँगा प्रैक्टिस, वो भी एग्ज़ामिनेशन के लगभग 15 या 20 दिन पहले। हाँ, बाकी मैं आपके लिए सप्ताह में लगभग 2 दिन 3 दिन मैं आपके लिए यूट्यूब पर मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। नेवी एसएसआर का मॉडल पेपर, क्योंकि नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। आईसीजी का सितंबर में एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसका मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। आपका 18 अक्टूबर से एयरफोर्स XY का एग्ज़ाम, उसका मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। यूट्यूब पर मैं मॉडल पेपर की भरमार कर दूँगा, और यूट्यूब में जो मॉडल पेपर लेकर आऊँगा उसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट रिलीवेंट क्वेश्चन, जो या तो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या तो फिर आने वाले हैं, ये जान लीजिएगा। बिल्कुल उल्टे सीधे क्वेश्चन तो एक भी नहीं उसमें डालूँगा मैं। मुझे पता है कि लड़के जो बहुत ट्रस्ट करते हैं वो यूट्यूब पर जुड़ते हैं। अब ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय की कमी की वजह से मैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। हाँ, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन मुझसे जुड़े हैं, मैं उनको गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश में वो लगभग 90% प्लस मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। और ईश्वर ने अगर साथ दे दिया तो अपने पढ़ाए हुए बच्चे तो यार 100% भी स्कोर किए हैं, तो हो सकता है ईश्वर कृपा दृष्टि दिखा दे तो आप इंग्लिश में 100% भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारी यही स्ट्रेटजी है भाई, मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपको बता दी, और अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे से, ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चों। और बहुत ज़्यादा समय ना लगाओ, बहुत ज़्यादा सोचो समझो नहीं। इस समय तो मेजर डिस्काउंट चल रहा है, इस समय तो 50% तक का डिस्काउंट ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। आप आएँ, एडमिशन लें और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करें, बहुत ज़्यादा सोचे विचारे नहीं। आप सारे प्यारे बच्चों को जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम अब बस 90 दिन दूर रह गए, जहां पे आपके पास पढ़ने के लिए समय बहुत कम बचा है, और ऑर्गेनाइज तरीके से अगर किसी भी चीज़ की तैयारी की जाए तो वो बेस्ट अप्रोच देती है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज ये 90 दिन की स्ट्रैटेजी की वीडियो के साथ हम आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि हम आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं आपकी वर्दी की ओर। ये सेशन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। कब आएंगे एडमिट कार्ड्स, कब है आपके एग्ज़ाम डेट, कब तक में फॉर्म भरे जाएंगे, क्या थी लास्ट डेट, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। क्या थी कट ऑफ और क्या कट ऑफ होने वाली है, इसके बारे में भी हम एस्टिमेशन लगाने ज़रूर वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो हम बात कर रहे हैं 90 डेज स्ट्रैटेजीज, तो एक्स और वाई दोनों का पेपर साथ में होगा, लेकिन ये फॉर्म कब भरा गया और क्या क्या थी बातें। फॉर्म स्टार्ट हुआ था आपका अप्लाई होना 8/7 यानी कि 8 जुलाई को 2024 में। फॉर्म की लास्ट डेट कब है? 28 जुलाई, मतलब अभी भी करेंटली फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आप लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो बेसिकली जिसके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि आपका 12th पास होना चाहिए विद 60% एग्रीगेट मार्क्स। साथ ही साथ अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों भर सकते हैं। वाई ग्रुप वाले बच्चे वो होते हैं जो साइंस स्ट्रीम से ना हो। साइंस स्ट्रीम वाले एक्स वाई दोनों भर सकते हैं, लेकिन नॉन साइंस स्ट्रीम यानी कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे केवल और केवल वाई स्ट्रीम को भर सकते हैं।
अब पेपर क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, ये भी बात डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम डेट होने वाली है 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स कहने का मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि एक दिन पेपर नहीं होता, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स की भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं या 2 शिफ्ट होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये एग्जाम एक हफ्ते तक लगभग खींचा जाता है, जहाँ पे एनालिसिस भी इसकी प्रोवाइड की जाती है। इसके कहीं पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जब से ऑनलाइन मोड हो गया है ये पेपर। तो ऑनलाइन मोड की वजह से इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलते, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं आपको इसके। और एडमिट कार्ड अभी नहीं, अक्टूबर में ही आ जाएगा। आप समझो कि फर्स्ट और सेकेंड थर्ड वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। हमारा ऑफलाइन का बैच बेसिकली मैं आपको एक रियलिटी चेक दूं बेटा, कि अगर ये 90 दिन आपने प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया और 90 दिन में वाकई में अगर आपने ग्राउंड लेवल पे आकर के तैयारी कर ली उस पूरे माहौल में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ तैयारी करने के लिए उसका माहौल, कंपटीशन को जानना। घर बैठे अगर आप 4 दीवारी के अंदर है तो आप कंपटीशन को नहीं जान पाते। और एक 16-17 साल का बच्चा जिसके लिए एयरफोर्स का पेपर काफ़ी नया होता है, कई सारे बच्चे पहली बार कंपटीशन में बैठते हैं, कंपटीशन को समझ पाते हैं। उस कंपटीशन में बैठना, उस कंपटीशन को समझना भी अपने में एक बड़ी बात होती है। तो जब आप अपने ही लेवल के बच्चों के साथ बैठते हैं और कंपटीशन का अंदाजा लगाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के पेपर में ये होती है टाइम मैनेजमेंट। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी जाना होगा, अपनी स्पीड के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से कई बार बच्चे रह जाते हैं। दूसरी इस पेपर की खासियत यह है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है। सेक्शनल कट ऑफ कितना जाता है वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे, और ओवरऑल कट ऑफ कितना जाता है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर वाकई में आप सीरियस हैं इन 3 महीने में और आपका सपना है वाकई अग्निवीर, ठीक है, तो आप अभी कॉल कर लीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 9696330033 पे, और सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। 50% चल रहा है डिस्काउंट, और ऑफर अभी अवेल कर लीजिए क्योंकि बच्चों अभी फ्रेश न्यू सीट्स हैं, और फिर अगर सीट्स भर जाएंगे तो फिर वही आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। तो बेसिकली अभी अवेल कर लो इस ऑफर को, ठीक है। और 100% सिलेक्शन की गारंटी है, ये फॉर श्योर है। जिस बच्चे ने भी अपना 100% दिया है, और हम तो आपके साथ खड़े ही हैं। देखो अल्टीमेट बात क्या होती है ना, बच्चा भटकता रहता है। इस 3 महीने में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सिलेबस ही नहीं पहचान पाएंगे। तो ये सारी बातों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आगे की अगर हम बात करें एक्स ग्रुप, तो एक्स ग्रुप का फॉर्म कोई अगर केवल एक्स ग्रुप का भरता है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में केवल माइनर सा ये डिफरेंस होता है कि एक्स ग्रुप जो होती है वो टेक्निकल एंट्री होती है, और वाई ग्रुप जो होती है वो नॉन टेक्निकल एंट्री होती है। एक्स ग्रुप की सैलरी थोड़ी हाई होती है, वाई ग्रुप की सैलरी थोड़ी लो होती है, बस इतना सा फर्क है। एक्स ग्रुप में जो है इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल 70 क्वेश्चंस हैं और 70 मार्क्स का पेपर, और आपको इसको करने के लिए मिलते हैं 60 मिनट। यानी आप ये समझ के चलो कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम समय आपका मिल रहा है। ये जब तक इंग्लिश की बात होती है, क्योंकि इंग्लिश में जो आता है वो आता है, मतलब आप रीड डाउन करके यहाँ पे आप टाइम बचा ले जाते हैं। लेकिन मैथ्स और फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होते, बट वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप शॉर्ट ट्रिक से अप्रोच की जाती है। अब उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो तुरंत स्किप करके उसको आगे बढ़ना भी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कला होती है जो आपको सीखनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वाई ग्रुप का सिलेबस क्या होता है, रागा सेक्शन यानी रीजनिंग जनरल अवेयरनेस से 30 सवाल आते हैं। इसमें आती है रीजनिंग जनरल अवेयरनेस और साथ में अरिथमेटिक। वेटेज वही होता है कि रीजनिंग का 15-16 नंबर, और आपका जीएस से 6-7 सवाल, और अरिथमेटिक से भी 6-7 सवाल आ जाते हैं। 50 इंग्लिश 20 नंबर की, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लेकिन 45 मिनट मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रिड्यूस हुए, मार्क्स रिड्यूस हुआ तो टाइम भी रिड्यूस हो गया। कुछ वो बच्चे जो दोनों फॉर्म भरते हैं, यानी साइंस स्ट्रीम के वो बच्चे जो एक्स ग्रुप भी भरते हैं और साथ साथ वाई ग्रुप भी भरते हैं, तो उनका कंबाइंड पेपर होता है 100 नंबर का और 85 मिनट्स मिलते हैं। उसमें आपको क्या है, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, रागा के आपको मिल जाते हैं 30 सवाल, और फिजिक्स के मिल जाते हैं 20 सवाल। अगेन टाइम रेशियो वही है आपका जो बाकी पेपर्स के लिए है। इन्हीं के हिसाब से आपको स्पीड तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। और होता क्या है, एट अ टाइम स्क्रीन पे एक क्वेश्चन एट अ टाइम दिखता है, तो आपको उसके हिसाब से भी सोचना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन में एक भी सेकंड आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता। टाइमर स्टार्ट होगा और अपने ही टाइम पे टाइमर खत्म भी हो जाएगा। तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी की पॉइंट्स है जो ध्यान भी रखने हैं। दूसरी बात, अगर हम एक्स ग्रुप की बात कर लेते हैं, 2025 की कट ऑफ मेल की गई थी 22 और फीमेल की भी गई थी 22। ये 70 नंबर में से मैं बता रही हूँ। सेक्शनल कट ऑफ अप्रॉक्स वही गई थी 6-6-8, इंग्लिश में शायद 8 गई थी, एक बार चेक कर लीजिएगा, 6 या 7 गई थी, और
मैथ्स और फिजिक्स में 8-8 नंबर गई थी 25 मार्क्स में से। वाई ग्रुप में मेल की गई थी 35 और फीमेल की गई थी 34.75। इस बार भी कट ऑफ ऐसी ही रहने वाली है। फिर कट ऑफ में +-2 आप कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में जो कट ऑफ है वो आप +4 और करके चलिए। मैं तो बोलती हूँ कभी भी तैयारी करो ना तो कभी भी कट ऑफ देख करके तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एक्स ग्रुप में 50 नंबर, एक्स ग्रुप में 70 नंबर में से आपके 50+ आए और वाई ग्रुप में आपके 50 मार्क्स में से 40+ आए, क्योंकि सिलेक्शन अल्टीमेटली उसी बच्चे का होता है जो कट ऑफ देख करके नहीं चल रहा होता, मेरिट देख करके चल रहा होता है। तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए अपने आप को मेरिटेन कराना भी आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे नहीं आ सकते ग्राउंड लेवल पे ड्यू टू देयर फैमिली प्रॉब्लम्स और डिस्टेंस प्रॉब्लम, पहली बात तो मुझे लगता है ये 3 महीने की बात है तो ये बात आनी नहीं चाहिए। 3 महीने में आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो, केवल अपने करियर को ध्यान दो, क्योंकि एक बार करियर बन जाता है तो सारी समस्याएं वहीं से खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने ऑफर्स स्टार्ट कर दिया है। 50% डिस्काउंट ऑनलाइन में भी चल रहा है। हेल्पलाइन नंबर हमारा वही है 9696330033 पे आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब सारी फैकल्टीज बेस्ट, आपको पूरी अच्छी तरह से आपके लक्ष्य ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराएंगे। 3 महीने में आप एकदम सटीक तैयारी के साथ सटीक जॉब पा सकते हैं। आगे की बात करते हैं, मैथ्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैथ्स का सिलेबस अगर यहाँ पे आप देखो तो एक्चुअल में ओवरऑल हमारे 31 चैप्टर होते हैं। क्वेश्चन तो 25 ही आने। अब बच्चा बोलता है कि मैम क्या क्या चैप्टर पढ़े। बेसिकली क्या है कि वो चैप्टर तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है जिससे क्वेश्चन श्योर है ना, वो चैप्टर ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। 3D इंपॉर्टेंट है, 3D से आते हैं सवाल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आते हैं, बाइनोमियल, सर्कल एंड फैमिली से भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोनिक सेक्शन जब हम बोलते हैं तो एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब कुछ इसमें आ जाता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ जाता है। फिर डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से आते हैं सवाल। डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल आते हैं, डिफरेंशिएशन से आते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो वन ऑफ द फेवरेट है, ट्रिग्नोमेट्री से आएगा ही आएगा सवाल। लीनियर इक्वेशन से नहीं पूछे जाते, जनरली इक्वेशन में कभी कभी यूज करना पड़ जाता है इसको बस। लीनियर प्रोग्रामिंग से सवाल नहीं आता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, वेक्टर, ये सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बहुत देखो, ये चैप्टर तो ये सिलेबस अगर हम देखें तो वाकई में सिलेबस IIT का भी होता है, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि क्या आपको IIT लेवल पढ़ना है, आपको एयरफोर्स लेवल पढ़ना है। तो ये सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा एयरफोर्स लेवल कहाँ तक खत्म हो जाता है, फिर NDA लेवल कहाँ शुरू होता है और कहाँ पे जाता है हमारा JEE का मेंस लेवल और JEE का एडवांस लेवल। और ये सेग्रीगेशन आपको एक टीचर ही बता सकता है जिसके पास एयरफोर्स पेपर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो उस फील्ड में लगातार काम कर रहा है। तो जब भी आप अपना कोई गाइडर सिलेक्ट करें वो भी बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करें कि आखिरकार उस गाइडर के पीछे उसका कितना रिसर्च वर्क छुपा हुआ है जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। ठीक है, मेजर कल्चर क्लासेस का अपने में डिफेंस सेक्टर में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि केवल डिफेंस ओरिएंटेड कोचिंग ही आपको डिफेंस के मार्ग में पूरा अच्छे तरीके से लक्ष्य को फोकस करा सकती है। बस अगर मन में कुछ ठान लिया जाए तो कुछ असंभव नहीं है, ये बात समझो। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब गिव योरसेल्फ अ पॉजिटिव वाइब। आपको अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब देना चाहिए कि अगर मैंने ठान लिया तो मैं करके रहूंगा। आजकल बच्चों को में मैंने कई ज़्यादा निराशा देखी है। कुछ बच्चे होते हैं जो ये बातें करते रहते हैं, मैम बारिश हो रही थी नहीं आए, या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मैम सर दर्द कर रहा था, पेट दर्द कर रहा था, मैम आने सो गए थे, नींद ही नहीं खुल पाई। बेटा ऐसा मत करो अपने जीवन के साथ। एक इंसान का जीवन मिला है, यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू इट एंड यू शुड बी वेरी फीलिंग प्राउड अबाउट इट कि हम एक इंसान के जीवन में आए हैं। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए जिसको आप फॉलो करें, है ना। बुढ़े थोड़े ने दोपहर में जाके सो जा रहे हैं, है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आप अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब दीजिए कि आपने अगर दिमाग में किसी लक्ष्य को सोचा है तो आप ही उसको पूरा कर सकते हैं। अगर भगवान ने आपको ये सोचने की कैपेबिलिटी दी है तो कर गुजरने की भी कैपेबिलिटी आप ही के अंदर है। आप अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ समझें और पॉजिटिव रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी में यही है कि मंथ वाइज डिवाइड किए जाएंगे सिलेबस। आप अपनी प्रायोरिटी वाइज मंथ वाइज सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए, वेटेज के हिसाब से जरूर चले। जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स बोले, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, सवाल आता ही आता है। बट हाँ, उनको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये जल्दी से जल्दी हम आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाएंगे हम आपको। कमेंट सेक्शन में बताना सबसे पहला टॉपिक आपको क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं अपने सभी एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हिंदुस्तान भर के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट
जानकारी के साथ एक प्रॉपर प्लानिंग लेके आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि एयरफोर्स में जाने का सपना रखने वाले हिंदुस्तान भर के विद्यार्थियों के सिलेक्शन के लिए हम क्या करने वाले हैं, और अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर आपका भी सपना है हवा में उड़ान भरने का, हवा में कलाइयाँ खाने का, और आप एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप देश की सेवा करना चाहते हैं एयरफोर्स का हिस्सा बन करके, तो फिर आखिरकार आपको क्या ऐसा करना होगा औरों से अलग जिससे आपका ये सपना साकार हो सके। आप जानते हैं कि किसी भी देश के डिफेंस में जो आपका एयर फोर्स होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? कारगिल का वार आपको पता होगा, यहाँ पर जब हम ज़मीनी रास्ते से दुश्मनों को कब्ज़े में नहीं कर पा रहे थे तो आखिरकार यही एयरफोर्स की विंग थी जिसने हमें दुश्मनों पर काबू पाने में हमारी मदद करी थी। तो अगर आप एयरफोर्स का सपना पाल रखे हैं और एयरफोर्स का हिस्सा बनकर के अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो उस सपने को साकार करने में हम आपके साथ हर कदम आपके साथ हैं। मतलब हम करेंगे आपके साथ कदम ताल, जहां हम और आप मिलकर सफलता की एक नई स्टोरी लिखने वाले हैं। तो सफलता का जो पहला फॉर्मूला है, तो ये मैं आपके सामने पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आया हूँ। अगर इस चीज़ को आपने ये 10 मिनट की क्लास, ये 10 मिनट का सेशन अगर आपकी ज़िंदगी ना बदल दे तो आप कह देना मैं मार्कर रख दूंगा। पहली बात क्या है, सिलेक्शन का 3F फार्मूला। ये 3F क्या होता है दोस्तों? भाई अगर इस 3F को आपने ज़िंदगी में साध लिया, अगर आपने इस 3F को ज़िंदगी में साध लिया, मतलब कि इसको यूटिलाइज़ कर लिया, इस पर एक्सरसाइज कर ली, इसके साथ डील कर ली, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। पहला F क्या है मेरे बच्चे? पहला F है आपका फेथ। पहला F क्या है? फेथ। फेथ का मतलब होता है भाइयों विश्वास। फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास। आपको विश्वास हो खुद पर, आई विल डू इट, मैं कर लूँगा। जितने भी लोग ये कहने वाले हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, उनको जवाब दूंगा और आई विल डू इट। फर्स्ट थिंग कि आपके ऊपर ट्रस्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। फिर आपके टीचर पर ट्रस्ट हो, आपके संस्थान पर ट्रस्ट हो, आपकी फैमिली का आप पर ट्रस्ट है, जो कि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर फैमिली का ट्रस्ट आप पर नहीं होता तो फिर फैमिली आपको तैयारी क्यों कराती? तो अगर आपको तैयारी कराई जा रही है, इसका मतलब ये हो गया कि परिवार का आप पर भरोसा है। ज़रूरत है आपको आप पर भरोसा करने की, ज़रूरत है आपको आप पर विश्वास करने की, ज़रूरत है आपको हम पर विश्वास करने की। दूसरा F है दोस्तों आपकी फैमिली। मेरे भाई ये जो F है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते। जितना ज़्यादा परिवार के प्रति आपका लगाव होगा, जितना ज़्यादा परिवार से आपकी इंटीमेसी होगी, जितना ज़्यादा आपका परिवार से जुड़ाव होगा, सफलता की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। हर वो बच्चा जो अपने माँ बाप के सपने को साकार करने का सोचता है, जो ये सोचता है कि अभी तक तो मैं अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता था, अब मैं वो दिन लाऊंगा कि लोग मेरे नाम से मेरे फादर को जानेंगे, कहेंगे वो जो बच्चा जो एयरफोर्स में है उसके फादर हैं। अभी जो प्रयागराज में जो अभी एयर शो चल रहा था, उसमें वो जो लड़का प्लेन उड़ा रहा था उसके पापा ये हैं। वो दिन ला दूंगा जब लोग मेरे फादर को मेरे नाम से जानेंगे। जब आपके मन में आपके छोटे भाई के लिए एक प्लान होगा कि मैं बउआ को IAS की तैयारी कराऊंगा, जब आपके मन में अपनी छोटी बहन के लिए एक प्लान होगा कि मैं छुटकी को IAS बनाऊंगा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, जो ये चाहेगी वो करूंगा, तब वो जो जुड़ाव होगा वो भी आपको सफलता की तरफ खींच के ले जाएगा। ये आप समझिए। दूसरा यह बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपके दिमाग में जब वो बात होगी, वो ख्याल होगा कि जिस दिन रोल नंबर छप के आएगा, वो कॉल, वो मोमेंट जब मैं माँ बाप से बात कर रहा हूँगा, तो आंसू इधर भी होंगे, आंसू उधर भी होंगे, गला इधर भी रुध रहा होगा, गला उधर भी रुध रहा होगा। बस फ़र्क ये है कि वो आंसू खुशी के होंगे। भाइयों तीसरा F है आपके फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट F में से एक है। फ्रेंड्स
ये वो लोग हैं जो या तो आपको अर्श से फर्श पे गिरा देंगे या आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा देंगे। तो कंपटीशन की तैयारी करते समय दोस्तों का चयन बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पिक्चर में अच्छा लगता है कि हर एक दोस्त कमीना होता है। हाँ, आपके पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप कुछ भी कह सकते हो और वो उस पर कुछ वाव जैसा ना कर दे, वो उस पर कुछ अरे बाप रे जैसा कुछ ना कर दे। वो कह रहे ठीक है, चल यार मैं तेरे साथ हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके। लेकिन एक लाइन नोट कर लेना, अगर आपका कोई भी दोस्त आपको किसी भी समय कमरे से बाहर निकाल सकता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो अभी आपके कमरे की बैठकी उन्हीं दोस्तों के साथ होनी चाहिए जो बैठ करके ये कहें इस हफ्ते रागा की वाट लगानी है, इस हफ्ते इंग्लिश का प्रेपोजिशन कंप्लीट करना है। ऐसे दोस्तों का चयन करें जो आपके कमरे पर पढ़ने के लिए आए। तो ये रहा सफलता का 3F फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये 3F फॉर्मूला बहुत पसंद आएगा और इसे आपको ज़िंदगी में उतारना होगा। अगली बात पे मैं चलता हूँ जहाँ पे लिखा है सोच वर्सेस चाहत। दोनों सब तो मिलते जुलते हैं, क्या सोच और चाहत एक जैसे हैं? तो आपने कहा कि सर मुझे तो ऐसा लगता है। मैं कहता हूं दोस्तों, सोच और चाहत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सोच फालतू भी हो सकती है, फालतू इन द सेंस कि सोच तो हमारे दिमाग में हमेशा आती रहती है। हमारे दिमाग में पिक्चर देखते समय कई बार अलग अलग प्रकार की सोच आ जाती है, काश सलमान खान की जगह आप ही रहे होते, समझिएगा। लेकिन जब दोस्तों ये सोच आपकी चाहत का रूप ले लेगी, जैसे आपके दिमाग में सोच आई कि मुझे एयरफोर्स में जाना है और मुझे प्लेन को चार कलाइयाँ दिलानी, हवा में कलाबाजियाँ खिलाना है मतलब कि प्लेन को, ये सोच है। लेकिन अगर ये सोच जुनून बन जाए, अगर ये सोच चाहत बन जाए, 24 घंटे आपके दिमाग में वही सपना आता रहे कि वो दिन जिस दिन मैं हवा में उड़ रहा हूँगा, मैं अपने प्लेन को कैसे नचाऊँगा। भाई, सोच का चाहत हो जाना सफलता की गारंटी है। चाहत को पागलपन कहते हैं, नशा कहते हैं। तो मेरे बच्चे, आज आपके मन में जो सोच है, मैं कहता हूं सोच को चाहत का रूप दे दीजिए। जब तक सोच चाहत नहीं बनेगी तब तक सफलता मुश्किल है। आसान तब होगा जब सोच चाहत बन जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, प्रायोरिटी डिसाइड करना। एकदम फैक्ट, जैसे प्रतिदिन का नहाना खाना, ये प्रायोरिटी में है कि सुबह रोज़ ब्रश करना है, रोज़ नहाना है, रोज़ खाना है, ये प्रायोरिटी है तो आप उसे करते हैं। जिस चीज़ की जो आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, इस काम को करना है तो आप करते हैं। तो पढ़ाई को भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी कमरे में लिख के टांग दो। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? पढ़ना। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? आप जैसे आपकी पहली प्रायोरिटी उठ करके मतलब ब्रश करना, वैसे ही आप कमरे में अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड कर लो। एक चीज़ क्लियर कर दूं, दुनिया में एक मानव ही ऐसा जीव है जो एक साथ दो काम नहीं कर सकता। इट मीन्स या तो पढ़ सकता है या तो इश्क कर सकता है, या तो पढ़ सकता है या तो नेता बन सकता है, या तो पढ़ सकता है या तो समाज सेवा कर सकता है, या तो समाज सेवा कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है, या तो माँ बाप की सेवा कर सकता है। मतलब ये है कि 100% ये बात गांठ बांध लीजिए, इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जो एक साथ दो काम नहीं कर सकता। भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है। तो आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि सबसे पहले क्या करना है। हर दिन पढ़ना ही है, ये पहली प्रायोरिटी में है, पढ़ना ही है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सब कुछ हो चाहे ना हो, पढ़ाई होगी। अगर आपने ये ठान लिया तो भी आपको दुनिया की कोई ताकत सेलेक्ट होने से नहीं रोक पाएगी। बेस्ट इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन, ऑब्वियस सी बात है। जैसे आप मोबाइल खरीदते समय सोचते हैं कि इस बजट में सबसे बेस्ट कौन सा होगा, जैसे आप शर्ट खरीदते समय सोचते हैं इस पैसे में सबसे बेस्ट कौन सा होगा, होता है कि नहीं होता है। वैसे मेरे भाई, आपको ये भी सोचना है कि अगर सिलेक्शन के लिए आपको इंस्टीट्यूशन के सिलेक्शन की तरफ जाना है तो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा।
क्या मापदंड होगा बेस्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने का? बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग होगी, बड़े बोलने वाले टीचर होंगे, ऐसा क्या नहीं। बेस्ट इंस्टीट्यूशन किस आधार पे लिया जाएगा? फर्स्ट थिंग कि इस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी क्या है, पिछले कितने साल से एयरफोर्स में जिस फील्ड में मैं जा रहा हूं वहां पे इंस्टीट्यूशन के सिलेक्शन का रेशियो क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्लास का एटमॉस्फेयर क्या है, टीचर्स को कैसे हायर किया जाता है, ये भी जैसे हम अपने बारे में बताएं, एमकेसी मुझे लगता है उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है दोस्तों जहां पर डिफेंस XY की Y ग्रुप की तैयारी कराने वाले टीचरों में रागा के टीचर का भी पहले अपना प्रॉपर टेस्ट होता है। वो 2 टेस्ट से गुजरने के बाद फिर वो इंटरव्यू पर सौरभ सर के साथ टीचर बैठता है। फिर जब ये लगता है कि अच्छा यहाँ से पास, तो एक डेमो क्लास लगाई जाती है बिना स्टूडेंट के। ये देखा जाता है कॉन्फिडेंस क्या है, खुद टीचर से पढ़ता है, तब यहाँ पे टीचर का सिलेक्शन होता है। तो जब टीचर सेलेक्ट हो जाता है तो वो बच्चे को सेलेक्ट करा देता है। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करें। मैं कहता हूँ इसमें आपको सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा कि उस आदमी पर भरोसा कर लेना चाहिए जिसका दोस्त और नौकर पुराना हो, जिसके पुराने दोस्त हों, जिसका नौकर पुराना हो, वो आदमी रिलायबल होता है, वो क्रेडिबल होता है। तो हमारा रिकॉर्ड अब 20 सालों का हो गया, 16 साल हम कहते हैं, 20 सालों से हम इस फील्ड में हिंदुस्तान में टॉप पर बने हैं। 1-2 साल नहीं, 20 सालों से, लगभग 20 सालों से हम इस फील्ड में टॉप पोस्ट पर हमेशा लीड कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को। तो आप एमकेसी से जुड़ें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला क्या है भैया, क्या सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट रास्ता है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहता है सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट होता है तो गलत बात है। सिलेक्शन की अपनी एक अपनी निश्चित लंबाई होती है इस रेखा की, और जो भी चला है, जो भी सेलेक्ट हुआ है उसे इतना चलना पड़ा है, जो सेलेक्ट होगा उसे इतना चलना पड़ेगा। आप कहें कि सर मेरे दोस्त के पापा ने मेरे दोस्त का पैसा दे के सिपाही में करा दिया था, वो तो नहीं पढ़ा था। मैं कहूँगा उसके पापा को इतना उस पैसे को कलेक्ट करने में, उस पैसे को जुटाने में उसके बाप को इतना चलना पड़ा होगा। समझ लेना, ये सार्वभौमिक नियम है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर कोई जादू करने की बात करता है, बच्चों के मन में अजीबोगरीब बात रहती है, उनको लगता है कहीं ऐसी कोई जगह होगी, एक मस्त सा मौसम हो, एक तन्हा सा आलम हो, मतलब एक कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, जहाँ टीचर मैथ का इंजेक्शन लगाएगा, जहाँ टीचर इंग्लिश की दवाई खिलाएगा। अरे मेरे भाई, आप क्या समझ रहे हैं? सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन स्टूडेंट का होता है। हाँ, हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आपका बिना पढ़े मन नहीं लगेगा। हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हम आपके कंधे पर रखकर, कंधे पे हाथ रखकर आपका हाल चाल पूछेंगे। हम आपको दिल से लगा करके आपको पढ़ने के लिए तैयार करेंगे। मसला इस चीज़ का है। आगे चलते हैं मेरे भैया। अगला क्या है, 90 डेज स्ट्रैटेजी हमारी क्या है, हम क्या करने वाले हैं? तो पहले तो सिलेबस 100% कॉन्क्रीट सिलेबस क्या आने वाला है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस को होल सोल कंप्लीट किया जाए। रिवीजन हमारे यहाँ हर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है। इंस्टीट्यूट आपके लिए संडे को टीचरों को बुला करके अलग से पेमेंट करते। भाई आप बच्चों को रिवीजन कराइए, हम रिवीजन कंटिन्यू हर संडे, मतलब ये प्रायोरिटी बेस्ड हमारा काम है। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस क्लास में ही, आपका जो हम लोग सरप्राइज टेस्ट, फिर यूनिट टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, इससे हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। और फिर आपका ये मॉक आ गया, ऑल इंडिया लेवल पे हम मॉक कराते हैं, क्लास के लेवल के साथ साथ ऑल इंडिया लेवल पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है। नेक्स्ट क्या है, सिलेबस। सिलेबस में क्या देखो, 100% सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। डोंट लीव एनी टॉपिक। जो भी टॉपिक है अगर वो मेंशन है, परीक्षा में कभी उससे सवाल आया है, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। वी प्रोवाइड एवरीथिंग, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। क्या क्या? वीडियोस, बुक्स, नोट्स, ये क्लास नोट्स, प्रॉपर बुक्स, साथ ही साथ वीडियोस। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगली बात क्या है, रिवीजन कैसे कराएंगे? नॉट रिवाइज इज नॉट डन, मतलब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया पूरी स्ट्रेटजी। तो रिवीजन में क्या होगा, डेली शेड्यूल, बुक्स, नोट्स, वीडियोज। बिना रिवीजन के हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, मतलब कि जाने ही नहीं देंगे, 100% रिवाइज कराएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है,
प्रैक्टिस, क्लास सीट, PYQ, मॉक, ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका मॉक्स। टाइम, मॉक्स से क्या मिलेगा? टाइम मैनेजमेंट। अगला नो योर वीकनेस, मॉक से आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता चलेगा। फिर आपका एनालिसिस योर स्ट्रेंथ, आपको ये पता चलेगा कहाँ पर हम कितना मजबूत हैं, कितना कमज़ोर हैं। नेक्स्ट रिलीज एग्ज़ाम प्रेशर, मॉक देने से आपके अंदर का जो प्रेशर होगा, एग्ज़ाम का प्रेशर, वो 100% ख़त्म हो जाएगा। अगली बात, ये आपका सिलेबस है रीजनिंग का। रागा आप जानते हैं, रागा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल में है वाई के लिए, मतलब कुल मिला के 30 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 23 से 25 क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक और रीजनिंग में आएगा, जहां पर अरिथमेटिक के 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, और यहां पर आपके अगर ये 23 है तो 15 से मतलब लगभग 15-16 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ये प्रॉपर एनालिसिस है कि कहाँ से क्या, कितने कितने क्वेश्चन किस किस सन में आए हुए हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी 90 डेज़ की डिस्कस कर दी है। अगर आप यहाँ से आज हमसे जुड़ जाएं और केवल इतना प्रॉमिस कर दें कि सर जितना पढ़ाएंगे उतना हम रोज़ का रोज़ तैयार करेंगे, इसी बार अक्टूबर में फेज़ 1 क्वालिफाई कराऊंगा और इसी बार आपको फेज़ 2 में भेजूंगा, सेलेक्ट कराऊंगा, आपके परिवार को एक योग्य लड़का दूंगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो जग जाइए, बेस्ट बनिए, बेस्ट चुनिए, बेस्ट करिए। जय हिंद।